नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या किसी एटम यानी परमाणु का साइज हमेशा एक जैसा रहता है? सोचा जाए तो लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। चलिए इसी के बारे में गहराई से जानते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक परमाणु का आकार हमेशा स्थिर रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैटर के इन सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हमारी आम धारणा को चैलेंज करता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में जब कोई एटम एक आयन बनता है, यानी एक चार्ज्ड एटम, तो उसका साइज बहुत तेजी से, मतलब ड्रामेटिकली बदल जाता है। अब ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें एटम के अंदर झांकना होगा, जहां लगातार एक रस्साकशी का खेल चल रहा होता है। ये दो ताकतों के बीच की लड़ाई है। तो देखिए, एक तरफ है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, मतलब अंदर की ओर खींच कर रखें, और ये खिंचाव काफी मजबूत होता है। और दूसरी तरफ है खुद इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलते हैं। तो ये जो एटम का साइज है ना, वो इसी खींचतान और धकेलने के बीच बने एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का नतीजा है। तो अब सोचिए, क्या होगा अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए? मतलब जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन खो दे या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, तब इस रस्साकशी का क्या होगा? चलिए पहले बात करते हैं केटायन की। ये एक पॉजिटिव आयन होता है, जो तब बनता है जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जाहिर है प्रोटॉन की टीम ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, है ना? सारा पावर बैलेंस प्रोटॉन की तरफ झुक जाता है। एक अच्छा उदाहरण है सोडियम का। जब सोडियम का एटम न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसकी रेडियस होती है 186 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन बनता है, तो अब 11 प्रोटॉन मिलकर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। खिंचाव मजबूत हो जाता है और नतीजा, रेडियस एकदम से सिकुड़कर सिर्फ 95 पिकोमीटर रह जाती है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉन खोने की बात। अब देखते हैं कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, यानी एनायन बनाता है, तब क्या होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉनों की टीम में एक नया खिलाड़ी आ जाता है और वो मजबूत हो जाती है। चलिए क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम की रेडियस होती है लगभग 99 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बढ़ जाती है। उनके बीच की धक्का मुक्की यानी रिपल्शन भी बढ़ जाती है और पूरा एटम फैल जाता है। इसकी रेडियस बढ़कर 181 पिकोमीटर हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कैटायन सबसे छोटा, फिर एटम, और एनायन सबसे बड़ा होता है। और जानते हैं, ये जो रस्साकशी वाला लॉजिक है ना, ये सिर्फ एक दो एटम पर ही नहीं, बल्कि पूरी पीरियोडिक टेबल में साइज के ट्रेंड को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो आयोनिक रेडियस लगातार बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पर एक पूरी की पूरी नई इलेक्ट्रॉन की लेयर या कहें शेल जुड़ जाती है, जो न्यूक्लियस से और दूर होती है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। यहाँ ट्रेंड बड़ा मजेदार है। पहले साइज घटता है, फिर अचानक से एक बहुत बड़ा जंप आता है और फिर साइज दोबारा घटने लगता है। तो ऐसा अजीब ट्रेंड क्यों है? सिंपल है, क्योंकि पीरियड की शुरुआत वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खोकर छोटे कैटायन बनाते हैं, जबकि पीरियड के आखिर वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करके बड़े बड़े एनायन बना लेते हैं। इसी वजह से वो अचानक वाला जंप दिखता है। अच्छा, पर एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन की लेन देन या चोरी नहीं करते। कभी कभी वो मिलकर साझेदारी भी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब जब ऐसी दोस्ती हो तो साइज नापने का तरीका भी तो अलग होगा, है ना? इसी को कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये उन एटम्स के लिए इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की रस्साकशी के बारे में सीखा है, उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझना, जिसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? ये ऐसे अलग अलग एटम या आयन होते हैं जिनमें एक चीज कॉमन होती है, और वो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या।
भले ही उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन अलग-अलग हों, पर इलेक्ट्रॉन काउंट एकदम सेम होता है। तो अब साइज का पता कैसे लगाएं? नियम बहुत सीधा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर हैं। तो रस्साकशी का असली विनर कौन होगा? जाहिर है वो जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे। जिसकी खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे छोटा होगा। और ये उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। यहाँ देखिए, इन सब में ठीक 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन प्रोटॉन की गिनती देखिए। ऑक्सीजन आयन में 8 प्रोटॉन हैं और एल्यूमिनियम आयन में 13। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, खिंचाव मजबूत हो रहा है और साइज लगातार छोटा होता जा रहा है। कितना शानदार पैटर्न है। तो अब सवाल ये उठता है कि एटम के साइज में होने वाले ये छोटे छोटे लेकिन प्रिडिक्टेबल बदलाव हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बनाते हैं। देखिए, ये जो एटॉमिक रस्साकशी है ना, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये तय करता है कि एटम एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे और आखिर में वो हर चीज़ कैसे बनेगी जिसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं।